नमस्कार, वेलकम टू वेदअप। तो हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है कि इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी और बी 10% लेस देन सी और सी 25% मोर देन डी। अगर डी ने 320 नंबर पाए आउट ऑफ 500 तो हमको बताना कि ए को कितना नंबर मिला। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अभी हम परसेंटेज से शुरू करें, लेकिन हम रेशियो का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देंगे। पहले जो हमको डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। तो बेसिकली यह क्वेश्चन एक रेशियो का क्वेश्चन है। तो अभी आप रेशियो पढ़े नहीं हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा बता दूंगा। देखो, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देते हैं। हमको दिया कि ए जो है वह बी से कितना 25% अधिक मार्क, उसे 25% अधिक अंक मिलता है। तो बताओ, अगर यह 4 नंबर पाएगा तो यह कितना पाएगा? 5। 25% का क्या मतलब होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। अगर कोई 4 पा रहा है, उससे 25% अधिक होने का मतलब क्या है? 1 अधिक होगा, तो कितना हो जाएगा? ये नंबर 5। यह बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसीलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ। आगे हमको क्या दिया है? आगे दिया है कि मोर देन बी गॉट 10% लेस देन सी। बी और सी अगर हमको दिया है कि अगर सी 10 नंबर पा रहा है तो ये कितना पाएगा? 9 नंबर, क्योंकि बी 10% कम पाता है। 10% का क्या मतलब हुआ? 1/10। अगर कोई 10 पाएगा और 10% लेस होने का मतलब हुआ कि अगला नंबर क्या हो जाएगा? 10 से 9 हो जाएगा। अधिक होता तो कितना हो जाता? 11 हो जाता। ये चीज़ें आप समझते हैं? देखो, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना, फ्रैक्शन वैल्यू, उसका देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, और हमको दिया है कि सी गॉट 25% मोर देन डी। सी जो है डी से कितना 25% अधिक प्राप्त करता है। तो अगर ये 4 नंबर पाएगा तो यह 5 नंबर। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, रेशियो में क्या होता है, अगर जैसे हमको ए रेशियो बी 1:2 दी है और बी रेशियो सी है, या मान लेते हैं 4:3 है, तो इन दोनों को अगर हमको मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होता बोला जाए, तो आप बेसिकली क्या करते हो कि जैसे अगर मान लो ए हमारा 1 होता, सपोज करो कि ए 1 होता, बी 2 होता और सी 3 होता। अगर यहाँ पे 2:3 होता, तो अगर हम ए को बोल देते हैं कि 1, बी को बोल देते हैं 2 और सी को सीधा बोल देते 3, या एक्स आप बोलना चाहो जो भी। अगर 3 बोल दो तो आप सीधा कहोगे अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो एक्स कट जाएगा। यह रेशियो कितना? 1:2:3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी 2 है और यहाँ पे बी 4 है, तो यह इक्वल नहीं है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बस इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 4 है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यह कितना हो जाएगा? 2 × 4। और यहाँ पे कितना है? 4:3। तो क्या रेशियो मिलेगा हमको ए बी सी का? 2:4:3। ठीक है, इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको पहले हम एक बार पूरा मिटा देते हैं। तो देखिए, इसको भी हटा देते हैं। हमको दिया है कि ए रेशियो में बी कितना दिया है? आप कहोगे 5:4। ठीक है, और आगे देखो बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है? बी रेशियो सी है 9:10। क्या है कि बी गॉट 10% लेस देन सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बी रेशियो सी लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9:10। और सी रेशियो डी हमको दे रखा है कितना? 5:4। चूँकि हमको डी की वैल्यू पता है, कितना नंबर पा रहा हुआ? 320। कितने में से? 500 में से। तो चूँकि यह क्या है, इनके अंकों का हमको दिया हुआ ना कि 25% अधिक अंक मिले। तो यानी अगर हम 3 डी की वैल्यू अगर हमको दिया है, अगर इनका हम रेशियो निकाल लें, ए रेशियो बी रेशियो डी, या सीधा हम कहें ए रेशियो डी, अगर हमको पता चल जाए तो डी की वैल्यू अगर हमको दे रखा है 320, तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे अगर देखिए ए और
इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन तो हो नहीं सकता, तो हम ए से बी निकालेंगे, फिर बी का सी से निकालेंगे, फिर सी का डी से निकालेंगे। बस यही हमको रिवर्स में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 है, यहाँ पे कितना 5 है, सी को बराबर कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 10, यह हो जाएगा डी 8, और यह 10 यह 10 बराबर है, यहाँ पे यह 4 है और यहाँ पे यह 9 है। ठीक है, या आप रिवर्स चलो, क्योंकि यहाँ पे फिर भी हमको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9, जब यहाँ पे हम 9 और यहाँ पे 4 का करेंगे तो फिर एक बार कर लेंगे, या आप इसी तरह देखना चाहे कर लीजिए। तो ये देखो ये 10 हो जाएगा सी, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और ये 4 है, तो हम यहाँ इसमें 9 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 36, यह कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे यह 10 है और यह 8 है, तो देखो यहाँ पे क्या है 10 है और यहाँ पे यह 40 है, तो 4 से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो 36, और 9 का इसमें करेंगे तो 45। तो ए और डी का जो हमको रेशियो मिला कितना मिला, वो 45 रेशियो में 32, 32 बराबर कितना दे रखा है 320, तो एक बराबर कितना होगा 10, तो 45 बराबर कितना होगा 450। ठीक है, देखो इसके लिए एक फार्मूला, उस तरह से फार्मूला भी आता है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है कि डायरेक्ट रेशियो अगर आप उस तरह से निकालना चाहो। जिनको नहीं समझ में आया देखो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि रेशियो मैंने कैसे निकाला। एक सेकंड इसको हम पूरा हटा देते हैं। देखिए हमको दिया है कि ए बी सी और डी का रेशियो निकालना है। अगर हम ए और बी का रेशियो बोलेंगे तो कितना है 4:5, 5:4। बी और सी का कितना रेशियो है, आप कहोगे 9:10 है, और सी और डी का कितना है 5:4। हमको ए और डी का संबंध पता चल जाए, क्योंकि हमको ए का वैल्यू पता है तो हम डी की वैल्यू पता है तो हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे बी 9 है और यहाँ पे बी कितना है 4 है, तो इसको इक्वल करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चूंकि ये हो जाएगा 36, ये कितना बन जाएगा 36, तो 36 36 बराबर हो जाएगा, तो ए बी सी में हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। तो जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा कितना, और यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह बन जाएगा 45, 36, और यह कितना हो जाएगा 40। एक तरह से कहो कि आपको ए बी सी में रेशियो मिल गया। जब यह 40 हो गया तो यह भी, अगर इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो यह भी 40 बन जाएगा, और यह भी 40 बन जाए, 8 का मल्टीप्लाई कर दो यह 32, तो यह 40 और 32। ठीक है, तो हमको ए बी सी में रेशियो पता चल गया। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक समझ लो, इसको मुझे रेशियो में कराना ही चाहिए था। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, रेशियो जब करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, दिया है कि 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65 का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में देखो कि टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, और उसने क्या किया कि पहले 60, तो पहले 60 क्वेश्चन का में से 65% सही जवाब दिया। तो 65% अगर उसने सही जवाब दिया तो इसका कितना मतलब हुआ, कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन के उसने सही जवाब दिए, तो 60 का 65% कितना हो जाएगा 360, और 390 बटा 100 है, मतलब 3900 आ जाएगा, तो कितना होगा 39 क्वेश्चन के उसने सही जवाब दिए। अब हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज सी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% इन द टेस्ट। मतलब कि बाकी बचे हुए 60 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिया, टोटल 120 है, तो अभी कितना 60 क्वेश्चन बचा है। 60 क्वेश्चन में वह कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे जिससे कि ओवरऑल उसका 75% बने। ओवरऑल उसका क्या हो 75 क्वेश्चन सही हो। तो 120 क्वेश्चन में अगर 75 क्वेश्चन सही होने का क्या मतलब होगा, सही होने का 120 का अगर 75% उसको सही आंसर निकालना है तो कितने क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने होंगे। आप कहोगे 12, 120 गुणे 75 बटा 100 कर लेना सीधा। इसको लिखोगे कितना 3 बटा में 4,
4 से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 यानी 90। टोटल उसे 90 क्वेश्चन के सही जवाब देने होंगे यदि वह चाहती है कि पूरे ओवरऑल 120 क्वेश्चन में उसका क्या 75% आंसर सही हो, तो उसे 90 क्वेश्चन का सही जवाब देना होगा। क्यों? क्योंकि 90% 120 का क्या 75% है। तो पहले 60 में उसने 39 क्वेश्चन का जवाब दिया जो कि उसका 65% बनता है। तो हमको बताना है कि लास्ट के 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों का वह जवाब दे, सही जवाब दे कितने परसेंट क्वेश्चन का, जिससे क्या हो टोटल 75% बने। तो 39 क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, 90 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो अभी कितना बचा आप कहोगे टोटल 41 क्वेश्चन बचे। 41 क्वेश्चन का उसको क्या है सही जवाब देना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 51 होगा, तो कितना हो जाएगा 51 क्वेश्चन हमको करना है कितने में से 60 में, तो कितना हो जाएगा 6 से काट देते हैं, यह हो जाएगा 48, 3, 30, 5, ये कितना हो जाएगा लोग 85। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 85। अब देखो अगर इसको एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, जब आप आगे एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे, लेकिन अगर जिनको एलिगेशन का थोड़ा बहुत पता है तो उनको मैं बता देता हूँ कि इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे आप कर सकते हो। देखो एक अगर हम दो इस तरह से बोलें कि दो सेट है यार, इस तरह से मतलब कि दो हम मिक्सर को आपस में मिक्स कर रहे हैं, इसमें मिल्क है 65% यानी 60 क्वेश्चन है जिसमें से यह 65% पा रहा है, दूसरे 60 क्वेश्चन में कितना परसेंट पाएगा यही हमसे पूछा जा रहा है, तो हमको अभी पता नहीं है, लेकिन पता है जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाता है 75%। तो एलिगेशन में आप जानते हो कि बड़े से छोटा घटा देते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह कितना देगा 10%। और एक बात हमको और भी पता है कि दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल्स हैं 60-60, तो यह भी कितना हो जाएगा 10%, क्योंकि इनका रेशियो मेंटेन करना हमको 1:1 का। तो यह 10% देखो यहाँ से हमने यहाँ पे घटाया था, तो यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 85%। तो डायरेक्ट आप कहोगे 85%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है कि इन ए स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर एनुअल एग्जाम। 4% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया और 10% स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वे क्या है पास नहीं हो सके, और बचे हुए बच्चों में से 50% ने डिस्टिंक्शन मार्क प्राप्त किया, और 432 बच्चों जो 432 स्टूडेंट जो पास हुए हैं लेकिन उन्हें क्या हुआ डिस्टिंक्शन नहीं मिला। तो हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है समझ लेते हैं कि मान लो अगर 100 बच्चे थे किसी स्कूल में, तो एनुअल एग्ज़ाम में क्या हुआ कि 4% बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए, तो कितने बच्चे होंगे 96 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। इन 96 बच्चों में क्या हुआ कि 10% बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कितने बच्चे शेष आप कहोगे 96 का 90% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। और इस 90% में राइट, इस 90% में क्या हुआ कि 50% बच्चे डिस्टिंक्शन नंबर लाएं और बाकी 50% बच्चे का डिस्टिंक्शन नहीं होगा, और जिनका डिस्टिंक्शन नहीं है उनका नंबर हमको क्वेश्चन में दिया है 432। तो हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो एक तरीका तो इस तरह से, इसको मैं आपको ब्रेक करके बता दिया, लेकिन जो मैंने आपको समझाया था कि जब कि मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट 100 थे, या आप कह लो कि टोटल स्टूडेंट x हैं, डायरेक्ट करो, तो पहले 4% बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए, तो कितने अपीयर होंगे आप कहोगे 96%। ठीक है, अब इस 96 में क्या हुआ कि 10% बच्चे फेल हो गए, तो कितने बचे 90%। देखो हमको क्या वैल्यू दिया 432। 432 क्या है, ये 432 है परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। तो हमको यहाँ पे पहुँचना है, तो हमको पता है कि जो उत्तीर्ण बच्चे होंगे इनमें कौन सा नंबर शामिल होगा, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए उनको हम क्यों इंक्लूड करेंगे, इनको हम हटा देंगे। जो बच्चे फेल हो गए उनको भी हम हटा देंगे, और जिन बच्चों ने डिस्टिंक्शन पाया वो भी हटा देंगे, क्योंकि हमको क्या लेना है केवल यह नंबर पता करना है कि एक्चुअली में अगर कोई नंबर x होता, x स्टूडेंट होते हैं
और उसमें से अगर हम इस तरह से कम करते जाते तो एक्स जो हमको मिलता है वह नंबर कितना होता है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने शुरुआत में सबसे पहले इसी को डिस्कस किया था। तो देखो आगे क्या होगा, 90% हो गया। अब इस 90% में क्या हुआ कि 50% बच्चे, 10% तो फेल हो गए तो इनको हटा दिया हमने। अब इस 90% 50% डिस्टिंक्शन पाए, 50% क्या हुआ, 50% उन्होंने पास किया। और इसी 50% का नंबर हमको कितना दे रखा है, 432। एक बार फिर समझ लीजिए कि हमको अगर हमारा नंबर मान लो कोई x है या 100 है और हमको बताना है कि 432, यानी जो नंबर हमसे जो पूछा जाए उसी को हम कंसिडर करते हैं। देखो x बच्चे थे, 4% बच्चे जो परीक्षा में भाग ही नहीं लिए तो फिर उनका पास और फेल से क्या मतलब है, उनको हटा देंगे। बाकी बच्चे देखो यहाँ पे हमेशा एक ध्यान देना, रिमेनिंग वर्ड। ठीक है, रिमेनिंग हमने आपको बताया सक्सेसिव वाला। तो 96, अब इस 96 से जो बच्चे बचे इसमें से क्या हुआ, 10% बच्चे ने परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो अब कितने बच्चे परीक्षा पास के होंगे, 90%। तो 90% हमने ले लिया। ये अभी तक हमको कितना मिला, अगर हम इसको कहें, देखो एक बार अच्छे समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यह नंबर क्या है, x इंटू 96%, और यह 90% क्या है, और यह 50% क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं विस्तार से। एक क्वेश्चन में समझ जाओगे तो फिर स्ट्राइक कर जाएगा, आप फिर आप आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझते हैं। देखो यक्स का 96% जो यह क्या हुआ कि बच्चे इतने एग्जाम में अपीयर हुए। यह टोटल बच्चों की संख्या होगी जिन्होंने एग्जाम दिया, क्योंकि 4% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। इतने एग्जाम दिए और इसमें से 10% फेल हो गए, 90% क्या हुए, पास में। तो अगर हमसे पूछा जाए यह पूरा नंबर हमको कितना देगा, तो आप कहोगे यह पूरे पास स्टूडेंट का नंबर है। और अगर इसको भी इंक्लूड कर लें उसका 50%, तो यह हमको देगा कि बच्चे जो पास हुए हैं लेकिन जिनका डिस्टिंक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्शन और नॉट डिस्टिंक्शन का रेशियो सेम है, 50-50%। तो ये आप कह सकते हो या डिस्टिंक्शन वाले बच्चे भी हैं या डिस्टिंक्शन जिन्होंने नहीं पाया है वे हैं। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा था, जिन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं पाया लेकिन वे पास में, उनका नंबर हमको दिया था 432। तो इसलिए हमने इस तरह से किया और हम यहाँ पे पहुँच गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, x 96/100 गुणे 9/10 गुणे 1/2। यहाँ कितना मिलेगा, 432। इसको 2 से काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 448। x बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 9 चौक 32 और 9 चौक 36 और 36 7 कट जाएगा यह। ठीक है, तो ये नंबर 432 के बराबर हो जाएगा। हमको बेसिकली नंबर क्या मिलेगा, 1000। ठीक है, हमारा नंबर आया 1000। अब इस क्वेश्चन को देखो आप 100 से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। अगर आप 100 मानते हो, 100 का 96, 96 का फिर 90% निकालोगे, तो 96 का 90% कितना हो जाएगा, 810 और 54, 864। और इस 864 का आप आधा कर दो, क्योंकि आधा डिस्टिंक्शन से पास हुए, आधा उसी विदाउट डिस्टिंक्शन। तो इनका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 432। अच्छा ये तो आसान था। 432 के बराबर कितना है, 432, चूँकि यहाँ पे दशमलव आएगा। ठीक है, 96 का 90% 86.4 होगा। तो 43.2 वैल्यू किसके बराबर है, 432। तो यानी एक कितने के बराबर है, कहोगे 10। तो 100 कितने के बराबर होगा, आप कहोगे अभी 10 टाइम्स होगा, तो कितना हो जाएगा, 1000। तो आप इससे भी निकाल लो या इसको भी समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है कि कोई फ्रैक्शन है, लेट से x/y है, और इसके न्यूमरेटर में 20% का इंक्रीज कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर में 20% का डिक्रीज कर देते हैं, तो यह वैल्यू हो जाती है वो 4/5। तो हमको बताना है कि ओरिजिनल यानी x/y की क्या वैल्यू है। देखो पहले एक बेसिक समझते हैं इसको 20% से इंक्रीज कर दोगे तो नंबर कितना हो जाएगा, 120%। यहाँ पे इस तरह से लिखना ज़्यादा आसान होगा,
या आप चाहो इसको सीधा, अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो 20% का वैल्यू होती है 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 से संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारी कोई संख्या 5 होगी तो वो 6 बन जाएगी। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, 6/5 से संख्या बढ़ रही है, यानी 6/5 इसका क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि 5 में जब 6/5 का गुणा करोगे तो यह क्या 6 देगा। तो आप लिखना चाहो इसको 6/5 लिख लो, दोनों तरह से समझ लो। और यहाँ पे 20% का क्या डिक्रीज हुआ, 80% डिक्रीज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ से देखो 5 से 5 कट जाएगा, 3/2 मिल जाएगा, सॉरी ये 3/2 है। तो x/y, या आप सीधा इस तरह से काट लो, 0 0 4 से काट दोगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, दोनों तरह से करोगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से समझ लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5, तो यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 15, तो 8/15। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। आगे बढ़ेंगे। देखिए यह क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। क्या दिया है कि जब किसी कपड़े के प्राइस को क्या है 25% से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज, और 20% से उसकी बिक्री को बढ़ा देते हैं, तो हमको बताना है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द शॉप, यानी टोटल उसके रेवेन्यू पर कितना असर होगा। अब आपने वीडियो देखा होगा, शुरुआत में मैंने समझाया था आपको कि जहाँ पे इस प्रकार का आए कि A/B=C, चूँकि यहाँ पे हमने बताया था कि यह कांस्टेंट है, अगर यह कांस्टेंट ना हो, यानी यह सक्सेसिव का केस हो, या हो सकता है कि हम दो प्रोडक्ट लें, जैसे हमने बताया था कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे क्या है प्राइस और टोटल उसकी कितनी क्वांटिटी बिक रही है, यही तो हमारा क्या होगा, टोटल रेवेन्यू होगा, राइट। अगर एक कपड़े की मान लीजिए लागत मूल्य 10 रुपया हो और 10 कपड़ा बेच दिया तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा 100। तो यानी टोटल रेवेन्यू क्या है, इन दोनों पे डिपेंडेंट है, P और Q पे। तो इस तरह हमने बताया था आपको कि जैसे कि अगर हमने वहाँ पे समझाया था कि अगर लेंथ में आता है, कभी कभी लेंथ और बिट्स को बढ़ा दें तो फिर एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के जहाँ भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप फार्मूला लगा सकते हैं x+y × xy/100। एक तरीका यह भी बताया था। बाकी एक तरीका था कि आप चाहो तो एकदम बिल्कुल बेसिक से करो, फ्रैक्शन बस परसेंटेज वैल्यू का यूज करके, रेशियो मेथड से। तो एक एक करके सबको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको कई तरीके जानने को मिलेंगे, और फिर आपको क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको यहाँ अभ्यास हो जाएगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। देखो अगर हम पहले बेसिक समझते हैं कि प्राइस, अब देखो पहले प्राइस कितना था 25% से रिड्यूस हो गया, तो 25% से रिड्यूस होने का मतलब 4 से क्या हो गया 3, और क्वांटिटी क्या हो गई बढ़ गई। तो पहले अगर 5 कपड़े बिकते थे अब 6 कपड़े बिकेंगे। तो यह हुआ हमारा प्राइस, यह हुआ क्वांटिटी, तो टोटल इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, आप कहोगे यह हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18। तो टोटल रेवेन्यू में क्या हुआ, आप देखोगे तो दो का गिरावट आया, 2 रुपया या जो भी कर लो, तो 2 का गिरावट कितने पे 20 पे, तो कितना परसेंट हुआ 5% का इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सॉरी 10, देखो 10%, 2/20 कर दोगे गुणे 100, तो कितना हुआ 10%। तो कौन सा ऑप्शन होगा 10% की कमी। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका समझ लो कि हमने बोला कि 25% रिड्यूस हुआ, x+y लगा रहे हैं, 25% प्लस 20% इंक्रीज हुआ, प्लस 20 × -25 डिवाइड बाई कितना 100, कितना मिल जाएगा, यहाँ से -5 मिलेगा, यहाँ से कितना -5 हो जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा, और 25 × 50 यानी 500, यह भी कितना -5 आ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा -10। हमने बताया तो माइनस का मतलब सिंबल होता है कि डिक्रीज या लॉस, यानी हमको क्या नेगेटिव सेंस में आता है। तो 10% की कमी आ गई। दूसरा तरीका देख लो कि मान लेते हैं कि आपकी वैल्यू कोई 100 रुपया थी, पहले आपको टोटल रेवेन्यू 10 रुपये 100 रुपया होता था, तो टोटल रेवेन्यू पे क्या होगा, देखो हमने बताया था ना कि अभी टोटल रेवेन्यू इस कंडीशन में क्या होगा क्वांटिटी और प्राइस, तो जिस हिसाब से क्वांटिटी और प्राइस में परिवर्तन होगा उसी हिसाब से क्या टोटल रेवेन्यू में प्राइस होगा, क्योंकि टोटल प्राइस
रेवेन्यू इसके डिपेंडेंट है। तो टोटल रेवेन्यू अगर 100 है और क्वांटिटी मान लो आपने 20% 25% कम कर दिया, 25% कम करने का क्या मतलब हुआ, 3/4। ठीक है, और 20% से क्वांटिटी बढ़ा दी, तो बढ़ा देने का क्या मतलब हुआ, 6/5, 5 से 6 हो गया। तो ये फाइनल कितना दे देगा आपको, 20 पंजे, ये 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 5 ये 15, सॉरी ये 6 है ना, 6 3 18, 5 चौका 20, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा कितना, 6 पंजे 30 3 90। तो आपको पता है, क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमारा रेवेन्यू 100 था तो फाइनल रेवेन्यू कितना होगा, 90। कितना डिक्रीज हुआ, 10। तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, 10/100 गुणे 100, यानी कितना, 10%। या ऐसा कर लो कि 10 100 का कितना होगा, 10% सीधा होगा। तो देखिए आप कई तरीके से, आप चाहो इससे करो, बिल्कुल रेशियो से आप फार्मूला अप्लाई करो, या आप 100 लेके कर लो, हर तरह से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमको दिया कि राम अपनी आय का 14% बचत करता है, जबकि श्याम कितना, 22% बचत करता है। यदि दोनों की आय बराबर है और श्याम 1540 बचत करता है तो राम की बचत ज्ञात करो। राम को बचत हमको बताना है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। तो क्या दिया है कि देखो दोनों की आय सेम है, राम और श्याम की जो आय है सेम है। ठीक है, राम 14% अपनी आय का बचत करता है और ये 22% सेव करता है, और इसका जो 22% है, यानी जो इसकी सेविंग मनी हुआ कितना, श्याम का 1540 रुपया। अब यह बताइए, दोनों की आय हमको सेम है, यानी अगर इसका आय x होता तो इसका भी आय x होगा, यानी आप कहोगे x का 22% कितना है, 1540, क्योंकि यह 22% बचत करता है और वह वैल्यू कितने के बराबर है, 1540। तो 1% कितने के बराबर होगा, 2200। अगर 22% किसके बराबर है, 1540 है, तो 100% कितना होगा, या पहले आप कहोगे 22% इसके बराबर, तो 1% कितना होगा, आप कहोगे 22 7 154 तो 70, तो 100% कितना हो जाएगा, 7000, सॉरी। तो यह कितना होगा, 7000। तो 7000 इसका भी हो जाएगा, तो 7000 का 54% कितना हो जाएगा, 14 7 98, 980। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। एक चीज़, अच्छा पिछला क्वेश्चन जो है, मैंने आपको याद होगा तो मैं पार्ट 3 के परसेंटेज में एक चीज़ बताया था कि आप परसेंटेज में भी कैसे आप यूनिटी मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या, दोनों का आय सेम था, राइट, दोनों की आय सेम है, तो अगर एक का 22% किसके बराबर है, 1540 के बराबर है, तो इसी का 18% कितने के बराबर होगा, सॉरी 14%। तो आप सीधा कहोगे कि 1540, अगर 22% की वैल्यू 1540 है तो 14% की वैल्यू कितना होगी, परसेंटेज से कट जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 980, क्योंकि इन दोनों की बेस वैल्यू, यानी दोनों जिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है वह सेम है, क्या है, 100%, 100 पे। ठीक है, 100 है या कुछ भी यहाँ पे मतलब सेम है, तो हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यह मैंने पहले बता दिया आपको कॉन्सेप्ट। देखो यह है आपका पॉपुलेशन का क्वेश्चन, कि एक गांव की जो वर्तमान संख्या है 67,600 और यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व हमको पीछे जाना है। तो देखो अगर 2 वर्ष देखते हैं, जैसे मान लो अगर इस समय वर्तमान में जो जनसंख्या उस गांव की है वह कितना है, 67,600, और यह जनसंख्या हर साल क्या हुई है, 4% से इंक्रीज किया है। ठीक है, यह वार्षिक बढ़ी है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि आप रिवर्स जा सकते हो, 4% से बढ़ाया है, तो अगर हम पीछे जाएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4% से घटा है। जैसे 4% से बढ़ने का मतलब 1/25 था, तो यानी क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 26/25, तो 26/25 से बढ़ा है। तो बेसिकली अगर हमारा कोई नंबर मान लो x था, यह हर साल 26/25 26/25 2 साल बढ़ा, तो बेसिक ये नंबर कितना बन गया, 67,600।
लेकिन हम इसको जस्ट उल्टा करना चाहें, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो हम इसको लिख सकते हैं 67,600। ये हर साल बढ़ी है संख्या तो घटी, अगर हमको रिवर्स जाना है तो कितना होगी, ये 26% की वैल्यू है। उसी तरह यह 26 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमको, सॉरी ये 26 को रिप्रेजेंट कर तो हमको 25 को निकालना है, तो ये हम x पहुँच जाएंगे। या आप यहाँ से कर लो कि गुणा कर लो, 25 ऊपर जाएगा, 26 नीचे चला जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिखे, बस इस तरह समझो कि ये नंबर क्या हुआ, 4% से बढ़ा है हर साल, तो हमको पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, 4 पीछे जाएंगे तो हम क्या घटा, उसको रिवर्स कर देंगे कि चूँकि यह जो नंबर है बढ़ी हुई संख्या है तो हमको घटी हुई संख्या ज्ञात कर लेना है। यह सब मैं कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने इसमें भी आपको यह भी समझा था कि अगर जैसे मान लो यह 25 नंबर है, ये 25 से 26 बन जाता है, 25 से 26 बन जा रहा है, तो शुरुआत में पहले जो बाद में कितना 26, ठीक है, 26 का स्क्वायर ही होता कितना 676, तो 676 की वैल्यू 600 है, 67,600 है, तो शुरुआत में कितनी वैल्यू रही होगी, तो आप कहोगे 625, यानी डबल जीरो लगा दोगे, तो यह वैल्यू इसके बराबर रिप्रेजेंट कर रही है। तो वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर आप इसको रिवर्स जाना है तो इसको कहोगे 25/26, और अगर यही होता कि यहाँ पे 67,600 होता और 2 साल बाद इंक्रीज करना होता तो आप कहते 67,600। अब यहाँ पे बढ़ रहा है ना 26/25 और 26/25, लेकिन चूंकि यहाँ पे घट रहा है तो हमको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 26/25 है, तो जब रिवर्स जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 25/26। बाकी एक तरीका मैंने इससे बताया था कि आप रेशियो से कर लो, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 62,500। दिया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 10%। 10% से हर साल क्या है, अल्टरनेट पे एक के बाद इंक्रीज करता है और उसके बाद डिक्रीज करता है। इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज इन 2000, देन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इन 2003 एज कम्पेयर टू 2000 वाज। हमको बताना है कि 2003 में इन 2003 एज कम्पेयर टू 2003 में 2000 की अपेक्षा क्या हुआ, वृद्धि हुई या कमी हुई, हमको यह फाइंड करना है। तो देखो क्या है कि कोई स्कूल था, इसमें जो बच्चों की संख्या क्या हुई, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 ले लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ नहीं है। 2000 से लेके हमको 2003 तक जाना है, ठीक है, यह हो जाएगा 2001, 2002 और 2003। और अल्टरनेट पे क्या हो रहा है कि एक बार इंक्रीज कर रही है और एक बार डिक्रीज कर रही है, लेकिन शुरुआत जो होती है वह इंक्रीज से होती है। देखो द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज इन 2000 में इंक्रीज हुआ कितना 10% का, तो 10% का इंक्रीज हुआ, फिर बाद में क्या हुआ 10% का डिक्रीज होगा, फिर क्या होगा 10% का इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आपको समझाते हैं परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसको। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला समझो कि 100 से अगर 10% इंक्रीज कर देंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 110, और 10% से डिक्रीज कर देंगे तो यानी 11 कम हो जाएगा, तो 11 कम हो जाएगा तो ये नंबर कितना बन जाएगा 99 हो जाएगा। और फिर 10% से क्या हुआ, इसमें इंक्रीज हो गया, 10% से इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि यह नंबर कितना हो जाएगा 99, ठीक है, तो 10% से इंक्रीज हो जाएगा कितना, यानी 9.9 का इंक्रीज हो जाएगा, तो 9.9 में 99 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108.9, 108.9। तो आप बताओ 100 से वैल्यू हमारी 108.9 हो गई तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, आप कहोगे 8%, 9 का क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा, कमी है ना, ये 8.9 की वृद्धि हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन। एक तरीका यह हुआ। दूसरा तरीका यह है आपका सक्सेसिव परसेंटेज का केस, क्योंकि जो नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, फिर उसी में नंबर बढ़ या घट रहा है।
हमने बताया था कि अगर 3 आ जाए निकालने के लिए तो आप पहले 2 का निकाल लो, और यह भी बताया था कि अगर कोई वैल्यू x% से इंक्रीज करे और x% से डिक्रीज कर दे तो फाइनल उसमें कितना % का डिक्रीज होता है, आप कहोगे ये x अपान में, ठीक है, का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ऐसे बोलो, या x/10 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था कि अगर x में इंक्रीज हो रहा है और मान लो x डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स अपान में 100, तो यह कितना मिलेगा, -x/10 का होल स्क्वायर या x² 10, फाइनल डिक्रीज होता है। तो अगर 10% का इंक्रीज हुआ, 10% का डिक्रीज हुआ, तो फाइनल अगर यहाँ से यहाँ कितना आप कहोगे, फाइनली 1% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और ये आपको देखो क्लियर दिख भी रहा है कि 100 से 99 यानी 1% का केवल डिक्रीज हुआ। अब इस 1% के डिक्रीज और प्लस 10% का इंक्रीज, इनको हम निकाल लेते हैं XY फार्मूले से, तो ये कितना मिलेगा, 10 इंटू -1 डिवाइड बाई कितना, 100, ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1.1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.9%। क्या हुआ, 9 प्लस है ना, तो पॉजिटिव, यानी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। दूसरा तरीका देख लो, अगर हमारा नंबर 100 था तो 10% का पहले इंक्रीज हुआ तो आप कहोगे 11/10, फिर 10% का डिक्रीज हुआ 9/10, फिर 10% का इंक्रीज हुआ 11/10, तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, आप कहोगे 2 जीरो से काट देंगे, 11 हम 121 और 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 12 9 108, और डिवाइड बाई कितना 10 होगा तो 1 दशमलव लग जाएगा, तो 108। तो 100 से वैल्यू अगर हमारी चली तो कहाँ बन जाएगी, 108.9। तो यहाँ से भी आप कर लो, तो किसी भी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको देखो, मैं अभी शुरुआत में क्या है कि एक ही तरीका इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी पॉसिबल वे को, ठीक है, जितने संभव तरीके हैं उसको सोच सको, फिर आप खुद डिसाइड कर लोगे कि भाई पर सक्सेसिव केस का है और हमको पता है 2 का हम सीधा कर देंगे कि -1 का होता है और अगले का हम निकाल लेंगे, तो यह तरीका आसान है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मेरा काम है कि बस आपको सभी तरीके बता देना। कभी कभी एग्जाम में आपको इससे आंसर तेज़ी से आएगा, यहाँ से आंसर तेज़ी आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, तो यह जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी आप खुद समझने लगोगे। आगे बढ़ेंगे, क्या दिया है कि एक व्यक्ति, ए मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, ठीक है, 30% वह अपने वेल्थ को चैरिटी में डोनेट कर दे रहा है, और 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली, द रेस्ट ही डिवाइड इक्वली between his 3 daughters. One of his daughter gets 42 lakh as her share. What was the man wealth in lakhs? हमको बताना है कि आदमी की टोटल वेल्थ कितनी थी। देखो, अगर फिर वही हम करते हैं, यहाँ पे रिवर्स चलते हैं, या मैंने आपको समझा रखा कि अभी यक्स हम ले लें और हमको फाइनली पता क्या है, देखो हमको पता है डाटर का अमाउंट पता है कितना, 42 लाख, तो हम उन सभी चीज़ों को हटाते चलते हैं, हम फाइनली क्या है डाटर के अमाउंट पे पहुँचेंगे। कैसे, देखो कि 30% वो डोनेट कर देता है, तो 30% डोनेट कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा, आप कहोगे 70% उसके पास अमाउंट बचा होगा, और उस अमाउंट में से 30% और 25% रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन, यानी बचे भाग से 30% और 25% उसने अपने पत्नी और बच्चे को दे दिया, तो यानी 30 और 25 टोटल कितना, 55% उसने दे दिया, तो बाकी कितना बचा होगा, 45%। द रेस्ट ही डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हिज 3 डाटर्स, यानी अब इस 45% को उसने क्या किया, अपनी 3 बच्चियों में इक्वली डिवाइड कर दिया, और उसकी एक लड़की, तीनों का अमाउंट नहीं, केवल एक बच्ची को 42 लाख मिलता है। तो यह जो हमारा आया, यह टोटल अमाउंट बचा जिसने इसमें 3 बच्चियों को उसने डिवाइड कर दिया, एक बच्ची को कितना मिलेगा, 1/3, यह कितना हमको दिया है, 42 लाख। यहाँ तक समझ में आया? एक बार आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, छोटी सी चीज़, इसको समझ जाओगे तो देखो, एक यह हुआ, दूसरा यह समझो क्या है,
अगर आपसे पूछा जाए कि यह वैल्यू क्या आई, आप कहोगे यह वैल्यू चैरिटी में देने के बाद बचा हुआ धन, ठीक है, बचा हुआ आफ्टर चैरिटी, राइट। और इस चैरिटी में उसने 55% क्या हुआ, अपने बच्चे और पत्नी को दे दिया, तो यह क्या हुआ, डाटर्स को मिलने वाला धन था। तो अगर हम कहें x इंटू 70% इंटू 45%, यह टोटल कितना हुआ, यह कहोगे कि आप एक तीनों बच्चियों को मिलने वाला धन है। चूँकि हमको एक बच्ची का पता था इसलिए हम एक बच्ची का निकालने के लिए 1/3 कर दिए, तो यह कितना 42 लाख है। तो सॉल्व कर दीजिए, x 7/10 इंटू 45 है ना, 45/100 कर लो, डिवाइडेड 1/3 इक्वल्स टू 42 लाख। देखो अभी लाख को इस तरह से रहने दो, ठीक है, क्योंकि हमारा लाख में ही आ रहा है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और हमेशा यह ध्यान दिया करो, जैसे लाख आ गया तो इनका नंबर याद कर लो कि जैसे लाख है तो इसके पीछे 5 सिफर होगा। अगर यहाँ पे एक नंबर कोई हम लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 लाख कंप्लीट हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख है तो अब ध्यान देना कि यहाँ पे 6 जीरो होगा। इसके बाद एक नंबर अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 10 लाख के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर याद करके रखा करो। और इसी तरह अगर 1000 है तो 1000 के लिए हमको पता है 3 सिफर चाहिए, और 10,000 के लिए 4 सिफर। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन सबको कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा फिर, क्योंकि कभी कभी जीरो इन सब में कैलकुलेशन में आपको क्या प्रॉब्लम होगा, उतना बार बार जीरो लिखना। 3 से काट देंगे तो ये हमको मिलेगा 15, और 7 से काट देंगे तो यह मिलेगा 6, ठीक है। 5 से अगर आप काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 3 से काट देंगे तो 2, तो 2 दूनी 4, और यह 100, 400 लाख रुपए उसकी क्या है, पूरी संपत्ति है। हमको एक्स की वैल्यू कितना मिलेगी, 400 लाख रुपया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिया है कि इन ए क्लास, किसी क्लास में, ठीक है, 83.3% जो स्टूडेंट हैं वह गर्ल्स हैं, बाकी क्या है, बॉय हैं, और 60% लड़के और 80% लड़कियां क्या है क्लास में प्रेजेंट हैं। तो हमको बताना देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर अब्सेंट, कितने परसेंट बच्चे क्लास में अब्सेंट हैं। कैसे करोगे, देखो जितना भी मैं क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फ़ायदा लेना चाहते हैं और आप मैथ वाकई सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हर क्वेश्चन को पहले एक बार वीडियो पॉज करके अपने से सॉल्व करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना, क्योंकि यह रिकॉर्डेड है तो आप अपने हिसाब से जितनी भी देर चाहे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। कोई लाइव क्लास तो है नहीं। देखिए क्या है कि किसी क्लास में वहाँ पे क्या 83 यानी 83 से 1/3% क्या है, गर्ल्स हैं। इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं तो क्या एक्चुअली ये होगा, 83 3 100 कितना 240 3 249 150 यानी 250, और बटा कितना 1/100 कर दोगे परसेंट 300, यानी अगर हम टोटल क्लास की स्ट्रेंथ 300 मान लें तो उसमें गर्ल्स कितनी होंगी, आप कहोगे 250। यह हमने आपको बता दिया कि जब भी आप परसेंटेज को ब्रेक करोगे तो यह क्या होता है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है, यह परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका 300 वैल्यू है तो 250 क्या होगा, उसका 83 से 1/3% होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए अगर 250 लड़कियां हैं तो बाकी 6 लड़के हैं, तो लड़के कितना हो जाएंगे, आप कहोगे पूरा टोटल स्टूडेंट 300 हैं, तो 300 में 250 लड़कियां हैं तो 50 बच्चे हो जाएंगे। और हमको दिया है कि बच्चों में 60% लड़कों में 60% बॉय और 80% क्या लड़कियां उपस्थित हैं, तो 60% इसका कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30, और इसका कितना 80%, 80% कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, सॉरी 25, ठीक है 25 अट्ठे 200, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो टोटल कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, आप कहोगे 230। टोटल बच्चे कितने हैं, 2 यानी 300, 230 उपस्थित, तो 70 बच्चे उपस्थित नहीं हैं,
तो 70% उपस्थित नहीं थी, कितना परसेंट हुआ? आप कहोगे 70/3। 70/3 को और कैसे लिख सकते हो? 3 दूनी 6, 1, 3 त्रिका 9, 23 सही बटा 3%। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। ठीक है, इसमें बस आसानी से देखो, अगर आपको यही फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आता है तो आप आसानी से कर लोगे। और अगर यहाँ पे आप एक्स वगैरह वेरिएबल लेके किए तो आप फिर फंस जाओगे। तो उसको करने का कोई मतलब नहीं, आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से आंसर निकाल लोगे। इसी सेम क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एलिगेशन आपको बताया नहीं तो आप एलिगेशन से, ठीक है, बताना उचित नहीं होगा। आप इसे समझिए, जब एलिगेशन आएगा तो वहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और इसको हम एलिगेशन से भी समझने का प्रयास करेंगे। हमको दिया है कि 2 पर्सन एक चुनाव में, पार्लियामेंट्री चुनाव में चुनाव लड़ते हैं और विनिंग कैंडिडेट सिक्योर कितना 57% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ओन बाई मेजोरिटी ऑफ 42,000 वोट से वह जीत जाता है। उसे 57% वोट कितना मिलता है? टोटल जितना वोट पोल हुआ है, ध्यान देना, जितना टोटल वोट पोल हुआ है उसका 57% मिलता है। तो हमको बताना है कि द नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इज। ठीक, 2 व्यक्ति सांसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तब तो हमको बताना है कि मतों की संख्या क्या है। देखो यहाँ पे ना आपको वैध मत यानी वैलिड, इनवैलिड वोट या कितने लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया, डाले नहीं, इन सब से कुछ भी कोई कुछ दिया नहीं है। यानी जितने टोटल वोटर थे, इसका मतलब है कि सभी लोगों ने वोट दिया। तो अगर सभी लोगों ने वोट दिया, जितने वोटर थे, तो उसमें जो विनर है वो 57% पाया, तो लूजर कितना पाएगा? लूजर पाएगा, आप कहोगे या लूजर से हमको यहाँ पे मतलब नहीं, फिर भी आप समझ लो वो 43% पाएगा। जो विनर पाया 57%, उसको कितना मिला? डाले गए उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो यह 57% और यह 43%, कितना डिफरेंस हुआ? आप कहोगे 14%। इसी 14% का वैल्यू हमको कितना दिया है? 42,000। 42,000 मत से विजयी होने का क्या मतलब हुआ कि यह 57% वोट पाएगा। मान लो समथिंग 57% पाएगा, तो मान लो ये एक्स वोट पाता और ये 43% वोट पाता, ये वाई वोट पाता, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो विजयी मत होगा, यही तो 42,000 होगा। और हमको पता है कि परसेंटेज है, तो यह भी उसी बेस वैल्यू, देखो दोनों की सेम है, दोनों को हम किसी एक पॉइंट से, मतलब किसी एक नंबर से काउंट कर रहे हैं, टोटल वोट से। टोटल वोट का 57%, टोटल वोट का 43%, यानी टोटल वोट का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 43 और 57 का 14%। तो 14% की वैल्यू हमको दिया 42,000, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप कहोगे 3,000। तो 100% की वैल्यू कितना होगी? 2 जीरो और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3,00,000। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। और ये ध्यान देना हमेशा कि अगर जैसे आपकी वैल्यू एक कहीं मान लो यक्स है, यक्स पे अगर 43% कर रहे हैं और इसका 42% निकालना है, तो इनका 1% डिफरेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक यक्स का 43% है और एक वाई का 42% है, यानी दोनों यह वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको कभी भी सब्ट्रैक्ट मत करना, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका 42% कुछ दूसरी वैल्यू आएगा और इसका 43% कुछ दूसरा आएगा। लेकिन इसका 42% और इसका 43% जो वैल्यू आएगी वो हम इस पर काउंट कर रहे हैं, जो वो 1%। चाहे आप इस तरह से कहो कि एक्स का 43% माइनस एक्स का 42%, एक्स कामन ले लो 43% माइनस 42%, आप डायरेक्ट घटा दो 1% आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x% 43% है माइनस वाई का 42%, तो आप इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें। ये भी इलेक्शन से है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए। टोटल वैलिड वोट का कितना मत मिला? 55%। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितना है? 1,00,000, 10,00,000, कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना, 10,04,000, 10,04,000। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? कैसे करोगे? देखो हम 100 ले लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। या आप चाहो यक्स लेके और रिड्यूस करते जाओ, जो हमको दिया वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है?
कि विधानसभा में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कितना 55% मत मिले, उसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अगर मान लो टोटल वोट 100 था तो इसमें क्या हुआ, 2% वोट अवैध हो गया, तो 98 वोट क्या होगा, वैध होगा। इस 98% वोट का वह कितना 55% उसको मिला वैध मतों का, ये हमारा क्या है, वैध मत है। इसको 55% मिला। यदि कुल मतदाताओं की संख्या हमको कितना दिया है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी कितना, 10,04,000। तो हमसे पूछ रहा है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी इस 55% की वैल्यू हमको बतानी है। आप कहोगे ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 100 से। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करो कि 10,04,000 हमको दिया है, हमको पता है कि 2% अवैध हो गया तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हमको चाहिए वैध मत। वैध मत 98% हो गया और इसका उसको कितना 55% मिला, क्योंकि हमसे यही पूछा जा रहा है कि 55% मत मिले तो उसे कुल पक्ष में कितने वैध मत मिले। सॉल्व कर दीजिए, 104 गुणे 98/100, 55/100। कैलकुलेशन है केवल, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो और काट देते हैं, यह हो जाए 11/2 और 2 से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 49। कितना मिला, 104 गुणे में 49 गुणे में 1। ठीक है। अगर आप एक ही देखो तो जीरो तो नहीं आएगा लास्ट में, यह 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे इस तरह। यानी अगर हमको लास्ट 2 जीरो पता चल जाए तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, 11×9 = 99। ठीक है, और 11×4 = 44, यानी 440 और 99 कितना 530 हो जाएगा, 539 हो जाएगा। और इसका जब हम 104 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे समथिंग गुणा करेंगे और इसका यहाँ पे गुणा, देखो 36 है, 9 3 12, 3 चौका 12, 12 12 24 और 24, तो यह जीरो होगा नहीं, तो हमारे क्या है 24 25 यहाँ पे, यानी सीधा यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सीख लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पे वीडियो पड़ा होगा कि हम कैसे 3 डिजिट का 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक मैं आपको करके बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया। देखो 3 डिजिट में क्या है, पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 4 9 36, 3 इधर रख दो, फिर 9 का करोगे 0, 4 3 12, 12 3 15, 5 हो जाएगा 1। अब देखो 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 9 एकम 9 और यहाँ पे होगा 5 चौका 20, 20 9 29, और 29 और 3 का जीरो में होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 29 1 कितना हो जाएगा 30। अब कितना हुआ, 3 बचा, और अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 0। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 5 एकम 5, 56 0 56, तो कौन सा ऑप्शन 4। लेकिन इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने देख लिया सीधा। जैसे हम मैं यहाँ पे पहुँचा, मेरी नज़र तुरंत ऑप्शन पे गई। यही आपको भी करना कि क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पे तुरंत नज़र पहुँच जाए कि ऑप्शन क्या है। और देखो अगर जहाँ पे कैलकुलेशन करना, जहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से ही स्टार्ट हुआ मेरा कैलकुलेशन, अब यहाँ पे करना है, तो मेरी नज़र तुरंत गई कि हमने देखा कि भाई यहाँ से देखने पर हमको तुरंत पता चलेगा कि 4 9 चौक 36 और 11 करेंगे तो ये लगभग 6 हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आया, तो 2 ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा सीधा। अब हमको चेक करना, इसमें भी 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, इसमें भी आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट का हमको चेक करना था। 49 में हमने 11 का गुणा कर लिया, तो 11 में 400 पहले बोला था, मैं बताया था 40 का गुणा कर लेना, 440 और 11 99, तो 40 और 99 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 139, और 400 है तो 539 हो जाएगा। 539 का 104 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब डायरेक्ट, अगर आप कोई ये इस तरह से पता होगा तो आप 2 डिजिट निकाल लोगे, या आप इस तरह से भी कर लेना कि 539 9 चौक 36 9 0 3 चौका 12। ठीक है, और 9 चौक 36, और यहाँ पे हम करेंगे 3 चौका 12, और 5 से फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौका 20, यहाँ पे 3 आएगा, माफ़ करना, 9 चौक 36 9 0 0, तो 2 3 हो जाएगा, तो ये 5 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या है, कभी कभी पूरा कैलकुलेशन कर, बहुत रेयर जरूरत होती है जहाँ हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप इस तरह से आंसर निकाल लोगे। आगे बढ़ेंगे।
कि किसी एग्ज़ाम में कि 80% बॉय पास हुए इंग्लिश में और 85% पास हुए मैथमेटिक्स में, while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, the number of boys who sat for the examination was. ठीक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन हमको वेन डायग्राम से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम कर लेंगे आसानी से। देखो, दो परीक्षा थी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की। हमको दिया है कि इन एन एग्जाम ने 80% क्या है, बॉय पास हुए किस में, इंग्लिश में। यहाँ पे 80% इंग्लिश में और 85% क्या है, मैथमेटिक्स में पास हुए। वाइल 75% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में 75% बच्चे पास हुए और 45 स्टूडेंट क्या है, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो हमको बस यही निकालना है कि अगर कितने परसेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तब हम क्या बता देंगे कि पूरे बच्चे यानी 100% की वैल्यू कितना है, यानी टोटल बच्चे कितने एग्जाम में बैठे। ठीक है, तो अगर 80% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए और 85% इसमें फेल हुए और 75% दोनों में फेल हुए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 80 + 85 - 75 कर देंगे। हमने आपको बताया था कि अगर दोनों में इतना इतना फेल हो रहे हैं तो यह कितना निकल जाएगा, आप कहोगे यह तो हो जाएगा 165, लेकिन बच्चे 100% तो 165 कहाँ से आ जाएगा। तो इसका मतलब कुछ जो इसमें जो इंक्रीज हो रहा है कुछ नंबर का, वह क्यों हो रहा है, क्योंकि 75% दोनों में पास है, तो वह इनका रिपीटेशन हो रहा है एक बार। ये सारी बातें हम पिछले क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं वीडियो में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे 10 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90। यानी 90% ऐसे बच्चे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या है, एटलीस्ट पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, या तो वे इंग्लिश में पास हो सकते हैं या मैथ में पास हैं या तो दोनों में पास है। एटलीस्ट का मैंने ये भी बताया था मतलब आपको। तो अगर 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट यानी कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 10% डेफिनेटली ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे। राइट, डेफिनेटली। ठीक है, तो 10% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों में फेल होंगे। क्यों, क्योंकि जब किसी एक में भी अगर मान लो पास हो जाता है तो फिर दोनों में कैसे फेल होगा। तो दोनों में फेल होने के लिए कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हो, पास हो। तो 90% ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं। तो हम पूरे बोल सकते हैं कि 10% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो इसी 10% की वैल्यू हमको कितना दिया, 45। तो पूरे बच्चे कितने थे 100%, आप कहोगे 450। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 450। आगे देखेंगे, यह भी क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, इंग्लिश बोलने वाले की कितनी संख्या है, आप कहोगे 70% इंग्लिश बोलते हैं, और हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है, वह हमको दिया है 27%, सॉरी 65%। और हमको एक जानकारी और दिया कि यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। 27% क्या है कि वे ना तो इंग्लिश बोल सकते हैं ना हिंदी बोल सकते हैं, यानी कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो अगर ये कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं 27%, तो मैं कहूँगा कि बाकी बचे हुए बच्चे कितना, 73% बच्चे ऐसे होंगे जो कम से कम एटलीस्ट एक भाषा बोलते होंगे। भाई जब 27% बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं है, कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि बाकी बचे 73% बच्चे ऐसे होंगे जो कम से कम एक भाषा तो बोलते होंगे। हो सकता है एक भाषा बोलते हो सकता है कि
दोनों बोलते हो, यानी हो सकता है इंग्लिश बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो। हिंदी बोल रहे हो तो इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे, या इंग्लिश बोल रहे होंगे तो हिंदी नहीं बोल रहे होंगे, या हो सकता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि 73% ऐसे बच्चे होंगे जो एटलीस्ट कम से कम एक भाषा बोलते होंगे। तो हमको बताना है तो इस समूह में कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यह हमको क्या पता चला है, यह जो हमको पता चला, यह पता चला कि 73% बच्चे हैं जो कम से कम कोई एक भाषा बोल सकते हैं। लेकिन हमको निकालना है कि दोनों भाषाएं। तो अगर आप बहुत से लोग गलती कर देंगे, 27% बच्चे कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो बाकी 73% बच्चे दोनों भाषा बोलेंगे। नहीं, यह हमको मिलेगा एटलीस्ट कम से कम एक भाषा बोलते हैं। अब देखो 73% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम कोई ना कोई भाषा बोलते हैं। तो अगर 70% बच्चे क्या हमारे इंग्लिश बोल रहे हैं और 65% बच्चे क्या है हिंदी बोल रहे हैं, अगर इन दोनों को सम कर देंगे तो आप कहोगे ये हमको मिलेगा 135%। 135% ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम कोई इसमें हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो उनका समूह भी शामिल है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसमें से 73 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमको क्या दे देगा, ये हमको बता देगा कि ऐसे कितने बच्चों को समूह है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अगर आपको थोड़ा जटिल हो रहा है तो मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो समझ में आया ना, 73% ऐसे बच्चे होंगे जो कम से कम एक भाषा बोलते होंगे। तो यह 73% का समूह हो गया पूरा। अगर हम कहें यह हमारा 73% हो जाएगा अगर हम पूरा कहें। एक सेकेंड, यानी ए यूनियन बी अगर दो सेट है, हिंदी बच्चों बोलने वाले बच्चों की और इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की संख्या, यह पूरा क्या हो जाएगी, आप कहोगे 73 है। ए यूनियन बी कितना है, 73%। देखो मैं फार्मूले से जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा क्यों इतना टफ बता रहे हैं, लेकिन आप समझ जाओगे तो फिर फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना हमेशा बार बार रटोगे और बार बार भूलोगे। तो यह 73% पूरा है। लेकिन हमको पता है यह जो वैल्यू है यह ऐसा है कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, या ऐसे बच्चे हैं कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो केवल अगर आपसे पूछा जाए कि केवल इंग्लिश कितने बोलेंगे, आप कहोगे टोटल इंग्लिश 70% बोलते हैं और टोटल हिंदी कितना 65% बोलते हैं। और टोटल मिला के कितने बोलने वाले हैं, आप कहोगे 73% ऐसे हैं कि जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं। तो हमने बताया था कि आपको जानते हो कि अगर ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, या सॉरी ए यूनियन बी अगर आपको निकालना हो, आप क्या करोगे, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या करोगे, एन इंटरसेक्शन बी निकाल दोगे। बेसिकली जो एन मीटर में, जो बी मीटर में, और जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं उनको घटा देंगे तो हमको क्या टोटल समूह मिल जाएगा। तो ये हमको दे रखा कितना, 73%। ये हमको दिया 70%, ये कितना दिया 65%। हमसे यही इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि मतलब कौन से कितने बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं क्या है बोलते हैं। इसको इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, यह कितना 3 दे देगा और यह कितना हो जाएगा 68%, ठीक है। सॉरी 3 यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो ये 62% हो जाएगा ना, 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 62%। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। देखो जिनको नहीं समझ में आया एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, प्रयास करूँगा कि अब इस बार समझ में आए। हमको दिया था कि 70% बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 60% बच्चे हिंदी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमको क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद दिया था कि 27% ऐसे बच्चे हैं जो न इंग्लिश बोल पाते हैं न हिंदी बोल पाते हैं। मैंने बोला कि जब ये दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल पाते तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं बाकी बचे हुए 73% बच्चे ऐसे होंगे जो कम से कम कोई एक भाषा तो बोलते होंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके आगे मैंने आपको समझाया कि अगर आप इस तरह से एक समुच्चय बनाओ, 2 ग्राफ बनाओ, तो अगर यह इंग्लिश का है और यह हिंदी का है, ये वाला ग्राफ, तो 70% अगर पूरा हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और 65% पूरा टोटल क्या है हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि दोनों भाषाएं
एटलीस्ट एक भाषा बोलने वाले कितने 73। तो इसमें क्या होगा, इंग्लिश बोलने वाले भी होंगे, हिंदी बोलने वाले होंगे, प्लस इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले होंगे। इनकी टोटल संख्या कितना है, टोटल पर संख्या 73% है। लेकिन यहाँ पे हमको कितना है 70% और 65%, अगर इनको ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 133% हो जाएगा। जबकि हैं कितने 73%। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें जो यह वाला पार्ट है, यह वाला पोर्शन है, राइट, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है जो है इंग्लिश और हिंदी का, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, यह क्या 2 बार हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, इसको निकाल दें, तो फाइनली हमको यह क्या 73% देगा। तो अगर हम कहें 70 यानी 133 में कितना था, 70 और 65 था ना, तो सॉरी 135 में अगर हम 73 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फाइनली हमको क्या है, यह वैल्यू मिल जाएगी। और यह वैल्यू क्या होगी, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो यह वैल्यू कितना होगी 62%। तो यह देखो फार्मूला है, लेकिन फार्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस केवल आप समझो, ठीक है। अब इसको आप जितने जितने तरीके से अगर आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, तो इसको आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को कर लोगे, कुछ भी पूछा जाए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट रहेगा क्वेश्चन। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ, आप रिवर्स भी कर सकते हो, अगर आप बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कितने भी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे देखो हमको क्या दिया है, एक सेकंड होल्ड करना। हमको दिया कि 70% बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली 30% बच्चे जो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। 65% बच्चे जो हैं हिंदी बोलते हैं, तो हम कहेंगे बाकी बच्चे 35% बच्चे क्या है, वे हिंदी नहीं बोलते होंगे। तो 30% बच्चे हिंदी नहीं बोलते हैं, 35% बच्चे नहीं बोलते हैं, और 73% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं। तो मैं कहूँ कम से कम 27% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने बच्चे होंगे जो कम से कम कोई भाषा नहीं बोलते होंगे, तो आप कहोगे 30% प्लस 35%, ठीक है, और माइनस 27% कर दोगे। क्यों, क्योंकि देखो एक से दूसरा बना लेते हैं। देखो अगर हम सेट बनाए इस तरह से, और मैं कहूँ कि 2 सेट है, मान लो यह हिंदी और इंग्लिश ना बोलने वालों का सेट है, ना बोलने, और यहाँ पे क्या था बोलने वालों का। तो ध्यान देना किसके क्या कर रहे हो, तो उसी सापेक्ष में सब वैल्यू लेना। देखो यहाँ पे 70% इंग्लिश बोलते थे, तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि 30% ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये हमारा हो गया इंग्लिश नहीं बोलने वालों का ग्रुप, और यह हमारा हो जाएगा हिंदी नहीं बोलने वालों का ग्रुप। और यह हमारा क्या बीच में होगा, यह हमारा हो गया दोनों, यानी दोनों ना बोलने वालों का ग्रुप। तो यह हमको कितना दिया है, यह क्वेश्चन में दिया है 27%, कि जो इंग्लिश और हिंदी ना बोलते हों। 70% लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं, तो आप कहोगे 30% लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। उसी तरह अगर 65% लोग हिंदी बोलते हैं, तो मैं कहूँगा कि 35% ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। तो यह टोटल 30% है, राइट। यह टोटल कितना है 35% है। और मैंने बताया अगर केवल इंग्लिश पूछा जाता, जो केवल इंग्लिश का दायरा है वह केवल इंग्लिश का दायरा यह होगा। केवल इंग्लिश का अगर दायरा आपसे पूछा जाता तो केवल इंग्लिश का दायरा यह होगा। अगर केवल हिंदी का दायरा पूछा जाएगा तो केवल हिंदी का दायरा यह होगा। यह बात समझ में आई, केवल हिंदी का दायरा यह होगा। केवल हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, इतना, और केवल इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की संख्या कितना हो जाएगी, यह हो जाएगा हमारा कितना 35%। अगर आपसे पूछा जाता है केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, आप कहते 30% यह है, और टोटल यह कितना है, टोटल है 30%। और देखो ऐसे समझो कि टोटल कितना है 30% है, और यह कितना है 27%, तो यह कितना हो जाएगा 3%। तो यानी आप कहोगे टोटल केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितना हो जाएगी 3%। उसी प्रकार टोटल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी
यहाँ से कहोगे टोटल 35 है और यह कितना 27, तो 35 माइनस 27 कर देंगे कितना हो जाएगा 8, तो यह कितना हो जाएगा 8%। तो यानी एट लीस्ट कोई भी भाषा न बोलने वालों की संख्या कितना हो जाएगी, कम से कम कोई भी भाषा बोलने वालों की संख्या नहीं होगी। तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं 3% लोग, हिंदी नहीं बोलते हैं 8% लोग, और 27% ऐसे लोग हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 3 11 और यह कितना 27, कितना मिल जाएगा हमको 38% ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक भाषा नहीं बोलते हैं। इसमें एक भी नहीं बोलते हैं, दो भी नहीं बोलते हैं। तो आप डेफिनेट तौर पे बोलोगे कि 62% ऐसे लोग होंगे जो कम से कम क्या, जो दोनों भाषाएं बोलेंगे। जब 38% ऐसे लोग हो गए जो कम से कम कोई एक भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो बाकी बचे 62% में ऐसे लोग होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते होंगे। क्योंकि कम से कम हमको पता चलेगा, हो सकता है मान लो वह हिंदी बोलता हो लेकिन वह इंग्लिश नहीं बोलता हो सकता है वह इंग्लिश बोलता हो लेकिन हिंदी नहीं बोल पाता हो, या हो सकता है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं बोल पाता है। 3% ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, सॉरी 3% ऐसे लोग हैं जो केवल इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, 8% है जो इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं बोल पाते, 27% ऐसे दोनों लोग हैं। तो यानी न बोल पाने वालों की पूरी संख्या हमने निकाल दिया, तो जो रेस्ट बचेगा वह क्या होगा, बोल पाने वालों की संख्या होगा, और वह भी क्या, दोनों भाषाएं बोल पाने वालों की संख्या होगी। तो सीधा यहाँ से कहोगे क्या होगा, यह हमारा होगा 62%। देखिए आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ होगी आप क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से कर सकते हो, लेकिन अगर आप फार्मूले से करोगे तो यह समझ कभी भी डेवलप नहीं होगी, राइट। ये समझ नहीं डेवलप, केवल आप फार्मूले में यहाँ पे फंस जाओगे, यहाँ पे मतलब रह जाओगे, यहीं पे सोचोगे। लेकिन आपका क्या है, अगर आप समझते हो तो आपका दायरा बढ़ जाएगा। अगला हमारा क्या क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। दिया कि इन अ विलेज ईच ऑफ 60% ऑफ फैमिली हैज ए काऊ, 60% लोगों के पास क्या है, गाय है। ईच ऑफ 30% ऑफ द फैमिली हैज ए बफेलो, बाकी यानी 30% लोगों के पास क्या है, भैंस है। और ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिली हैज बोथ काऊ एंड बफेलो, और बाकी और 15% लोगों के पास दोनों है। इन ऑल देयर आर 96 फैमिली इन द विलेज, हाउ मेनी फैमिली डू नॉट हैव काऊ और बफेलो। हमको बताना है कि कितनी ऐसे परिवार हैं जिनके पास न तो बफेलो है न काऊ है। ठीक है, अभी इस पीछे क्वेश्चन जैसा हमने किया था वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए ग्राफ बना देता हूँ, वेन डायग्राम। हमको दिया है किसी विलेज में 60% लोगों के पास क्या, काऊ है। काऊ कितने परसेंट के पास है, 60%, और बफेलो वह है 30% लोगों के पास। और 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों है, बफेलो और काऊ। अगर इसको वेन डायग्राम में आप दर्शाना चाहो, वेन डायग्राम में इसको बनाना चाहो, और हम यह बना रहे हैं कि बफेलो और काऊ जिनके पास क्या पास है, ठीक, यानी है बफेलो एंड काऊ। काऊ और बफेलो, काऊ कितने लोगों के पास है, आप कहोगे 60% लोगों के पास है, बफेलो 30% के लोगों के पास है, और 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों है। तो 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, दोनों है। तो ये कितना वैल्यू है, यह है हमको 15% दिया। अब हम आपसे पूछें कि केवल काऊ कितना होगा, कितने परसेंट लोगों के पास, तो आप कहोगे 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45% लोगों के पास केवल गाय होगी, और बाकी 15% लोगों के पास केवल बफेलो होगी। तो मैं कहूँगा कि उस गांव में कितने ऐसे लोग होंगे, कम से कम कितने लोग होंगे जिनके पास कोई न कोई एक जानवर होगा, या तो बफेलो हो, या तो काऊ हो, या तो दोनों हो। तो आप कहोगे इन लोगों की संख्या जो होगी, यानी अगर इस तरह से मैं कहूँ कि बफेलो और काऊ का यूनियन, अगर आप उस भाषा में समझना चाहो, सेट थ्योरी की भाषा में, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 45% प्लस 15% और प्लस 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों है। ठीक है, इसको आपको अलग अलग भी नहीं निकालना है। अगर आप कह दो कि ऐसे लोग 45% जिनके पास काऊ है, और बाकी 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास बफेलो हो, या हो सकता है दोनों हो, वही हम बार बार यहाँ देखो यहाँ पे कर रहे हैं 15 15 30, आप डायरेक्ट बोल दो या 30%, क्योंकि ये पूरा जो सेट है 30 का है।
कितना आ जाएगा 75%। यानी 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास कम से कम, एट लीस्ट, ये हमेशा ध्यान देना कि कम से कम कोई ना कोई एक एनिमल है। तो यानी 25% ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, न गाय होगी न भैंस होगी। तो हमको वही बताना था कि हाउ मेनी फैमिली डू नॉट हैव ए काउ आर बैफलो, और हमको दिया कि इन ऑल देयर आर 96 फैमिली। तो 100 परिवारों में से 25% परिवार के पास, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 96 परिवार है, तो 96 परिवार में से 25% लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा। तो 96 का 25% क्या होगा, 1/4 हो जाएगा 25%। तो 16 चौका 24 चौका 96, तो सीधा क्या 24 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 24। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अभी हम इस पे 2 क्लास और लेंगे, जिससे क्या है लगभग आपका 30 से 40 क्वेश्चन, मैंने बोला था लगभग हमको लग रहा है कि 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कवर कर लेंगे। ऊपर ही होगा कवर, यानी कुछ भी नहीं छूटेगा, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।